दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मासूम लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी कहानी सुनकर आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। ये कहानी उस लड़की की है जिसे 16 दिसंबर 2012 से पहले शायद ही उसे लोग अच्छे से जानते थे, मगर इस घटना के बाद वो लड़की हर घर की लड़की हो गई थी और हर कोई ये जानना चाहता था कि अब वो कैसी है। तो चलिए आज मैं आपको इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनाता हूँ। ये कहानी शुरू होती है 16 दिसंबर 2012 से। एक 23 साल की आम लड़की जो कि फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट थी। 16 दिसंबर को वो अपने एक दोस्त अरविंद प्रताप जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसके साथ मूवी देखने का प्लान बनाती है क्योंकि उस दिन संडे का दिन था और इन दोनों की छुट्टी भी थी। वो लड़की दिल्ली के द्वारका इलाके में रहती थी। 16 दिसंबर 2012 की दोपहर तकरीबन 3:30 के आसपास वो लड़की अपने घर से ये बोलकर निकलती है कि 2-3 घंटे में वापस आ जाएगी। उसके बाद वो अपने दोस्त अरविंद से मिलती है। फिर दोनों द्वारका से एक ऑटो में बैठकर दिल्ली के साकेत में एक बहुत ही फेमस मॉल है स्लैक सिटी वॉक, वहाँ पहुँचने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि लाइफ ऑफ पाई मूवी देखेंगे। उसके बाद दोनों मूवी की इवनिंग टिकट खरीदते हैं। इस मूवी का जो टाइम था वो था 6:40 से 8:30 तक। थोड़ी ही देर बाद जब मूवी स्टार्ट होने का टाइम हो जाता है तो दोनों थिएटर के अंदर जाते हैं और मूवी देखने लगते हैं। जब ये दोनों थिएटर के अंदर बैठकर मूवी एंजॉय कर रहे थे तो लगभग उसी वक्त तकरीबन 7 किलोमीटर दूर एक घर में बैठकर 6 लोग शराब पी रहे थे। उन 6 लोगों में से जो 4 लोग थे वो बस चलाने का काम करते थे। उन 4 लोगों में से एक बस का ड्राइवर था, एक कंडक्टर था और 2 हेल्पर थे। दारू पीने के बाद वो लोग यह डिसाइड करते हैं कि बस से कहीं घूमने चलते हैं। हालांकि दारू पीने के बाद गाड़ी चलाना भी एक जुर्म है, मगर फिर भी मौज मस्ती करने के लिए ये सभी 6 लोग बस में बैठकर निकल जाते हैं और उस बस को दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर दौड़ाना शुरू करते हैं। यह लोग 8:30 बजे अपनी बस को लेकर मुनीरका की सब्जी मार्केट पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद इनमें से एक आदमी खानपुर खानपुर की आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। रामाधन नाम का एक आदमी जो कि मुनीरका में ही रहता था, वो बस में चढ़ जाता है। जब वो आदमी बस में बैठता है और बस वहाँ से निकलती है तो बस का कंडक्टर उससे कहता है कि ये बस मुनीरका नहीं बल्कि नेहरू प्लाजा जाएगी। उनकी ये बात सुनकर रामाधर बस से उतरने लगता है, मगर इससे पहले कि वो बस से उतरता उन लोगों ने उसे बस पर वापस खींच लिया और उससे छीना झपटी करने लगे। और जब रामाधन ने इस बात का विरोध किया तो वो 5 लोग मिलकर उसे मारने लगते हैं और छठा आदमी बस चला रहा था। और इसके बाद उन लोगों ने रामाधर का मोबाइल और 1500 रुपये छीन लिए। उसके बाद उन लोगों ने आईटीआई फ्लाईओवर के पास उसे चलती बस से नीचे फेंक दिया और फिर वहां से बस को लेकर भाग निकले। इधर जब ये 6 लोग रामाधर को लूट रहे थे तभी उधर तकरीबन 8:30 के वक्त वह लड़की और उसका दोस्त मूवी देखकर थिएटर से बाहर आते हैं और उसके बाद ये दोनों घर जाने के लिए ऑटो ढूंढते हैं, मगर कोई भी ऑटो वाला द्वारका जाने के लिए तैयार नहीं होता है और जो तैयार होता है वो पैसे बहुत ज़्यादा मांगता है। और जब वो लोग ऑटो वाले से मीटर से चलने को कहते हैं तो वो मना कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद एक ऑटो वाले से मोल भाव करने के बाद वो ऑटो वाला उन दोनों को मुनीरका बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये दोनों उस ऑटो में बैठकर जाते हैं और सोचते हैं कि बस स्टॉप पर पहुंचकर वहां से 764 नंबर की बस पकड़कर द्वारका चले जाएंगे। अब ऑटो वाला उन्हें बस स्टैंड पर छोड़ देता है और ये दोनों बस स्टैंड पर खड़े होकर अपनी बस का इंतज़ार करते हैं। ये दोनों अपनी बस का इंतज़ार कर ही रहे थे तभी वहाँ लगभग 9 बजे के आसपास एक सफ़ेद रंग की बस आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी द्वारका और पाला मोड़ चिल्लाता है। तो अब रात के 9 बज चुके थे और फिर देर भी हो रही थी, इसलिए ये दोनों इस बस में बैठ जाते हैं।
फिर ये बस वहाँ से चल देती है। सफ़ेद रंग की बस जिसमें वो लड़की और उसका दोस्त चढ़े थे, ये वही बस थी जिसे कि वो 6 लोग शराब पीने के बाद मौज मस्ती करने के लिए लेकर निकले थे, और इन लोगों ने ही उस आदमी को भी लूटा था। उस बस में जो पहले से 6 लोग सवार थे, उनमें से एक था राम सिंह, जो कि बस का ड्राइवर था, और दूसरा था राम सिंह का भाई मुकेश सिंह, जो कि बस में हेल्परी का काम करता था। तीसरा था अक्षय कुमार उर्फ ठाकुर, जो कि बस का क्लीनर था। चौथा था पवन गुप्ता, और पांचवा विनय शर्मा। ये दोनों बस में तो काम नहीं करते थे, पर इनके ड्राइवर राम सिंह से अच्छी दोस्ती थी। ये पांचों लोग एक ही इलाके में रहते थे, और जो छठा आदमी था उसका नाम था राजू। राजू उन लोगों के साथ तो नहीं रहता था, और ये उसी दिन उन 5 लोगों से मिला था। जब ये बस मुनीर का बस स्टैंड से निकलती है, इसके बाद ये दोनों लोग टिकट खरीदने लगते हैं, मगर वो लोग टिकट देने से मना कर देते हैं, मगर इन दोनों से किराए के नाम पर 10-10 रुपये ले लेते हैं। इसके बाद तकरीबन 5 मिनट बाद जब ये बस मलाई मंदिर के फ्लाईओवर पर चढ़ती है, उन लोगों ने बस का दरवाज़ा बंद कर दिया और बस की लाइटें भी बंद कर दी। उसके बाद इनमें से 3 लोग इन दोनों के पास आ गए और इन्हें देखकर गंदे गंदे कमेंट पास करने लगे और फिर गाली देना भी शुरू कर दी। ये सुनकर उस लड़की के दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो इनका विरोध करने लगता है, और इसके बाद वो तीनों लड़के उस लड़के को पीटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर लड़की तुरंत अपना फ़ोन निकालती है और पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करने की कोशिश करती है, मगर वो लोग उसका मोबाइल छीन लेते हैं। इसके बाद बाकी के 2 लोग अपने साथ एक लोहे की रॉड लेकर आते हैं और फिर उस रॉड से उस लड़के को बुरी तरीके से मारने लगते हैं। जब वो लड़की अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करती है तो वो लोग उस लड़की को भी मारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये लोग उन दोनों के पर्स, मोबाइल, डेबिट कार्ड, घड़ी वगैरह भी छीन लेते हैं। यहाँ तक कि ये लोग उन दोनों के कपड़े भी उतार देते हैं। जब वो लड़का उनकी पिटाई से बेहोश हो जाता है तो वो लोग लड़की को सबसे पीछे वाली सीट पर ले जाते हैं और फिर बारी बारी उस लड़की का बलात्कार करते हैं। और इस हादसे के दौरान बस लगातार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी। बीच बीच में बस के ड्राइवर भी बदले जा रहे थे और यह 6 लोग बारी बारी उस बेचारी का गैंग रेप कर रहे थे। यहाँ तक कि जब उस लड़की ने अपने आप को बचाने की और विरोध करने की कोशिश की तो दरिंदों का ये आलम था कि उनमें से एक ने उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड घुसा दी थी। तकरीबन 1 घंटे तक उन 6 लोगों ने मिलकर उस लड़की का बलात्कार किया। हैवानों ने उस लड़की के जिस्म का एक भी हिस्सा सही सलामत नहीं छोड़ा था और वो लड़की चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, मगर उस चलती बस में ट्रैफिक की शोर की वजह से उस लड़की की आवाज़ किसी को भी नहीं सुनाई दी। इसके बाद जब इन 6 दरिंदों का मन भर गया तो वो उस लड़के को भी पीछे खींच कर लाए और उन दोनों को बस के पीछे वाले दरवाजे से बाहर फेंकने की कोशिश की, मगर बस का पीछे वाला दरवाज़ा नहीं खुला क्योंकि वो जाम था। इसके बाद वो दोनों को आगे खींच कर लाए और महिपाल फ्लाईओवर के पास सुनसान जगह पर, जहाँ पर झाड़ियाँ भी थीं, वहाँ पर फेंक देते हैं और फिर बस को उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। मगर लड़का होश में था तो उसने लड़की का हाथ पकड़कर किसी तरह सड़क किनारे खींच लिया और बस का पहिया उन पर चढ़ने से बाल बाल बच गया। फिर वो लोग तेज़ी से बस को वहाँ से भगा कर ले गए। यह दोनों 16 दिसंबर की रात दिल्ली की उस कड़ाके की ठंड में सड़क किनारे खून में लथपथ पड़े थे। जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था और ना ही शरीर में जान बची थी। फिर भी उस लड़की का दोस्त किसी तरह लोगों को हाथ से इशारा करके मदद मांगने की कोशिश करता रहा। इस दौरान उस जगह से कई गाड़ियाँ गुजरी और काफ़ी लोग भी गुजरे, लेकिन उस लड़के की किसी ने भी मदद नहीं की। फिर भी वो लड़का हाथ हिलाकर लोगों से मदद मांगता रहा। इस दौरान नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर काम करने वाले राजकुमार नाम के एक शख्स, जो कि अपनी मोटरसाइकिल से NH8 पर पेट्रोलियम कर रहे थे, वो उसी जगह से गुजर रहे थे। तकरीबन रात के 10:10 पर उन्होंने बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी। ये सुनकर उन्होंने अपनी बाइक रोकी और देखा तो उन्हें सड़क किनारे झाड़ियों में वो लड़का और लड़की दिखे।
इसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो लड़की तो कुछ भी बोलने के हालात में नहीं थी, इसलिए लड़के ने उन्हें सब बात बताई। इसके बाद राजकुमार सड़क के सामने जो होटल थे वहाँ गए और वहाँ से एक चादर लेकर आए और उस चादर के 2 टुकड़े किए और उन दोनों को दिए ताकि वो अपना तन ढक सकें। इसके बाद उन्होंने 100 नंबर पर पुलिस को कॉल की। थोड़ी देर बाद लगभग 10:30 बजे वहाँ पर 2 पीसीआर की गाड़ी पहुँचती हैं। वहाँ पर जो पीसीआर की 2 गाड़ी पहुँची थी वो अलग अलग थानों की थीं और वो दोनों आपस में इस बात पर लड़ रहे थे कि ये जो हादसा हुआ है ये हादसा वाला इलाका किसके हिस्से में आता है। लेकिन उनके सबसे पहले जिम्मेदारी ये थी कि वो उन्हें तुरंत अस्पताल पहुँचाते। खैर, अब उनकी ये बहस ख़त्म हुई तो दिल्ली पुलिस की गाड़ी में इन दोनों को बिठाया गया और तुरंत रात करीबन 11 बजे दोनों को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद जब डॉक्टरों ने पहली बार उस लड़की की हालात देखी तो उनके हाथ पांव भी फूल गए, क्योंकि उन्होंने अपने आज तक के करियर में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था। उस लड़की की आंतों की हालात इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसे कहाँ से जोड़ें और कैसे जोड़ें। और इसके बाद लड़की के माँ बाप को इस बात की खबर दी जाती है। फिर तुरंत लड़की को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। इसके बाद जब पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास ये बात पहुंची तो साउथ डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी छाया शर्मा खुद हालात का जायज़ा लेने के लिए सफदरगंज अस्पताल पहुंची और जब डॉक्टरों ने उन्हें लड़की के हालात के बारे में बताया, डीसीपी छाया शर्मा भी हैरान हो गईं। जो दरिंदगी उस लड़की के साथ हुई उसे सुनने के बाद डीसीपी छाया शर्मा को लग गया कि ये मामला बहुत सेंसिटिव है और अगर इसमें थोड़ी सी भी देरी हुई तो मामला हाथ से निकल सकता है, क्योंकि किसी भी घटना की शुरुआती 24 घंटे बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। डीसीपी छाया शर्मा ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और 16-17 दिसंबर की रात को ही अपने सबसे काबिल पुलिस वालों को हॉस्पिटल बुलाया और उन 3-4 लोगों की टीम बना दी और फिर उसी रात लड़की के दोस्त अवनेंद्र की भी स्टेटमेंट दर्ज की गई। सुबह लगभग 5:30 बजे इसके खिलाफ वसंत विहार पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। अपनी स्टेटमेंट में अवनेंद्र ने अपनी सारी घटना के बारे में बताया। अवनेंद्र के बयान सुनने के बाद अब पुलिस ने ये सोचा कि सबसे पहले बस को ढूंढा जाए, क्योंकि उस बस के मिलने के बाद ही उन दरिंदों को पकड़ा जा सकता था। इसके बाद पुलिस ने अवनेंद्र से बस की डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एक सफ़ेद रंग की बस थी और बस के दोनों साइड पीले और हरे रंग की पट्टी लगी हुई थी। उस बस का पिछला दरवाज़ा जाम था और बस के ऊपर यादव लिखा हुआ था। मगर पूरी दिल्ली में ऐसी बस को ढूंढना जो कि सफ़ेद रंग की हो और उसके दोनों तरफ पीले और हरे रंग की पट्टी हो और बस के ऊपर यादव लिखा हो, वो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ना जाने दिल्ली में ऐसी कितनी बसें होंगी जिनकी साइड में पीले और हरे रंग की पट्टी होगी और बस के ऊपर यादव भी लिखा होगा। और उन बसों में से उस बस को ढूंढना जिस बस में ये क्राइम हुआ हो, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम था। और उस बस को ढूंढने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उस बस के मिलने के बाद ही आगे कोई सुराग मिल सकता था। इसके बाद एक पुलिस की टीम 17 दिसंबर की सुबह ही पहले तो मुनीरका बस स्टैंड पर पहुंची, जहां से ये लड़का और लड़की बस में बैठे थे, मगर मुनीरका बस स्टैंड से कोई भी सबूत नहीं मिला। फिर पुलिस महिपाल के उस इलाके में पहुंची जहां पर उन्होंने चलती गाड़ी से फेंका गया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने देखा कि उनके दोनों साइड काफ़ी सारे होटल हैं और उन होटलों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। तो पुलिस ने एक एक करके उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू करती है, मगर उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। फिर बाद में वहीं के एक होटल जिसका नाम दिल्ली 37 था उसमें पहुंचती है। फिर उसकी भी सीसीटीवी फुटेज को देखती है। उस फुटेज में भी पुलिस को बहुत सारी सफ़ेद रंग की बस दिखती हैं, लेकिन आखिरकार पुलिस उस बस को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। और जब पुलिस बस के मालिक से मिलने जाती है तो उस बस के मालिक को भी नहीं पता था कि उसकी बस अब कहाँ पर है। इस बीच पुलिस को अपने मुखबरों के ज़रिए से ये पता चलता है कि इस वक्त वो बस सेक्टर 3 आर के पुरम रविदास के एरिया में खड़ी है। ये जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस रविदास कैंप पहुंचती है और गुरुद्वारे के पास ये बस पुलिस वालों को मिल जाती है। उस बस के दोनों साइड पीले और हरे रंग की पट्टी थी और बस के ऊपर यादव भी लिखा हुआ था।
पुलिस जैसे ही उस बस के करीब पहुंची तो उन्होंने देखा कि उस बस के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और जैसे ही उस आदमी ने पुलिस को देखा बस से उतरा और भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और थोड़ी देर बाद उसे दबोच लिया। उसके बाद जब पुलिस ने उसके डॉक्यूमेंट्स खंगाले तो पता चला कि ये बस का ड्राइवर राम सिंह है। दिल्ली पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी क्योंकि उस घटना के अगले दिन ही उन 6 अपराधियों में से एक अपराधी पकड़ा गया था। राम सिंह की पहचान करने के बाद 17 दिसंबर 2012 की शाम 4:15 पर पुलिस ने राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए हमें दिल्ली पुलिस की तारीफ भी करनी चाहिए। और जब दिल्ली पुलिस इन आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई थी तो उधर लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब ये बात मीडिया में आई तो और उस लड़की के साथ हुई दरिंदगी के बारे में पता चला तो दिल्ली समेत पूरा भारत दंग रह गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बड़ी दरिंदगी कैसे कर सकता है, मगर अफसोस ये बात सच थी। ये सुनने के बाद लोगों से रहा नहीं गया और लोगों का गुस्सा बढ़ता ही गया और लोगों ने उस लड़की को न्याय दिलवाने के लिए रोड प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब और बात सामने आई और जब ये पता चला कि होश में आने के बाद उस लड़की ने अपने बयान में ये कहा है कि मैं जीना चाहती हूँ और जिसने मेरे साथ ये किया उसे छोड़ना मत, उसे जिंदा जला देना, तो उसके जज्बे को देखते हुए मीडिया ने उसे एक नाम दिया और वो नाम था निर्भया। अब निर्भया को इंसाफ दिलवाने के लिए इंडिया गेट समेत पूरी दिल्ली में प्रदर्शन होने लगा। प्रदर्शन की वजह से पुलिस के ऊपर प्रेशर और भी बढ़ता गया। अब बहुत ही ज़रूरी हो गया था कि बाकी के 2 आरोपियों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, मगर ये दोनों आरोपी ही फरार थे। इनमें से एक आरोपी था अक्षय कुमार उर्फ ठाकुर, जिसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम बिहार गई हुई थी, और दूसरा था राजू। जो टीम अक्षय को पकड़ने के लिए बिहार गई हुई थी, उन्हें अक्षय का सुराग तो मिल चुका था, मगर अक्षय अभी तक उनकी गिरफ्त में नहीं आया था। दिल्ली पुलिस ने वहां की लोकल पुलिस के साथ मिलकर अक्षय को पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा दिया था। अब बस उसके जाल में फंसने की देरी थी। मगर ये जो राजू था, इसकी ना तो कोई फ़ोटो थी और ना ही कोई पता और ना ही कोई फ़ोन नंबर और ना ही ये कहीं परमानेंट काम करता था। इसे जो भी काम मिलता, जहाँ भी काम मिलता, ये वहाँ कर लेता था। और राजू उसी दिन यानी 6 दिसंबर 2012 की दोपहर को ही इन बाकी के 5 लोगों से मिला था। सिर्फ बस का ड्राइवर ही राम सिंह राजू को पहले से जानता था, क्योंकि राजू ने पहले भी राम सिंह के साथ काम कर चुका था। बाद में ये भी पता चलता है कि निर्भया के साथ जिसने सबसे ज़्यादा हैवानियत की थी वो और कोई नहीं बल्कि यही राजू था, और इसे पकड़ना अब बहुत ज़रूरी हो गया था। इसलिए अब पुलिस राम सिंह के पास पहुंची, क्योंकि एक वही था जो राजू के बारे में जानकारी दे सकता था। मगर राम सिंह के पास भी राजू की कोई जानकारी नहीं थी। राम सिंह ने बताया कि राजू जब उसके साथ पहले काम करता था तो उसके पैसे कुछ बकाया रह गए थे, और उन्हीं पैसों को लेने के लिए उस दिन यानी कि 16 दिसंबर 2012 की दोपहर राम सिंह से मिला था। फिर पुलिस ने राम सिंह से पूछा कि राजू ने उसे कांटेक्ट कैसे किया, तो उसने बताया कि राजू ने तकरीबन 4 महीने पहले उसे एक कॉल की थी। ये सुनते ही पुलिस ने राम सिंह का मोबाइल लिया और उसकी कॉल डिटेल निकलवाई और आखिरकार वो नंबर ढूंढ निकाला जिस नंबर से राजू ने राम सिंह को लास्ट कॉल की थी। वो नंबर दिल्ली के करकटडोमा के एक पीसीओ का था। उसके बाद दिल्ली पुलिस उस करकटडोमा के पीसीओ तक पहुंची जहां से राजू ने राम सिंह को लास्ट कॉल की थी, और फिर वहां से लिंक जुड़ते जुड़ते लास्ट में एक बस वाले के पास पहुंचा। उसने बताया कि राजू छोटी छोटी बस रूट पर काम करता है जो कि आनंद विहार बस अड्डे से चलती है। उसके बाद पुलिस की टीम आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंची, और जब वहां जाकर राजू के बारे में पूछताछ शुरू की तो पता चलता है कि यहाँ पर ऐसे 25-30 राजू काम करते हैं। अब पुलिस फिर से परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके पास राजू की कोई फ़ोटो नहीं थी। तो उन राजू नाम के 25-30 लोगों में से उस राजू को ढूंढना जिनकी उन्हें तलाश थी वो बहुत मुश्किल था। इसलिए लास्ट में पुलिस ये करती है कि राजू की कटकाती से मिलते जुलते 10 राजू नाम के आदमियों को उठाकर ड्राइवर राम सिंह के पास ले जाती है, क्योंकि वही राजू को पहचानता था। पर उन राजू में से वो कोई सभी राजू नहीं निकलता है जिसे दिल्ली पुलिस को तलाश थी। अब फिर से दिल्ली पुलिस आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंचती है
और फिर वहाँ पर जितने भी राजू थे सभी को चेक करती है, पर उन्हें अब भी वो राजू नहीं मिलता है जिनकी उन्हें तलाश है। इसके बाद जब पुलिस ने थोड़ी और जांच पड़ताल की तो पता चला कि अभी भी 2 राजू और बचे हैं जिनको उन्होंने चेक नहीं किया है, और वो दोनों राजू ही बस सफ़र पर निकले हुए हैं। इनमें से एक बस नोएडा की तरफ गई हुई है और दूसरी बस गुड़गांव की तरफ, और ये दोनों बसें ही कल सुबह वापस आएंगी। ये पता चलने के बाद अब पुलिस आनंद विहार बस अड्डे पर रुककर ही सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है। इसके बाद सुबह होती है। उस दिन 21 दिसंबर 2012 की तारीख थी, और जैसे ही वो बस आनंद विहार बस अड्डे पर पहुंचती है पुलिस राजू को दबोच लेती है। फिर जब उसे राम सिंह के पास ले जाया जाता है तो राम सिंह उसे पहचान लेता है। जब पुलिस इसके बारे में और जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इसका नाम राजू नहीं बल्कि मोहम्मद अफरोज़ है, और ये भी पता चलता है कि ये नाबालिग है। इसलिए पुलिस को मजबूरन मोहम्मद अफरोज़ उर्फ राजू को जेजेबी यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंप दिया जाता है। फिर उसी दिन यानी 21 दिसंबर 2012 की रात लगभग 9:15 पर पुलिस ने इस घटना के छठे अपराधी और आखिरी आरोपी अक्षय कुमार सिंह उर्फ ठाकुर को भी बिहार के औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया। तो दिल्ली पुलिस ने 21 दिसंबर 2012 तक इस घटना के सभी आरोपियों को पकड़ लिया था, और अब जो सबसे ज़रूरी काम था वो था सबूत इकट्ठे करना, क्योंकि सबूत ही इन सब को इनके किए की सज़ा दिलवा सकते थे। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले इन लोगों से वो कपड़े, जूते, पर्स, मोबाइल, अंगूठी और एटीएम कार्ड बरामद किए जो कि उन 6 लोगों ने उस रात निर्भया के दोस्त से छीने थे। फिर इनके फिंगरप्रिंट्स मैच किए गए जो कि बस से बरामद हुए थे। उसके बाद इन सभी लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया, बस से मिले सैंपल और निर्भया के सैंपल से मैच करवाया गया जो कि 100% मैच हो गया। इन सभी सबूत के बाद निर्भया के दोस्त अवनेंद्र के भी बयान दर्ज किए गए, और जब बीच में निर्भया की हालात सुधरती तो उसके भी बयान दर्ज किए गए। मगर फिर 26 दिसंबर 2012 की तारीख आते आते निर्भया की हालात बिगड़ने लगी। इसके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और इसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था। निर्भया की ये हालात देखते हुए ये फैसला हुआ कि निर्भया के इलाज के लिए निर्भया को दुनिया के सबसे बेस्ट ऑर्गेन ट्रांसप्लांट अस्पताल में से एक माउथ एलिजाबेथ अस्पताल में ले जाया जाएगा जो कि सिंगापुर में है। इसके बाद भारत सरकार भी आगे आई और उन्होंने कहा कि निर्भया के इलाज में जितना भी खर्चा होगा वो भारत सरकार करेगी। 27 दिसंबर 2012 को एक एयर एम्बुलेंस के जरिए निर्भया को सिंगापुर माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में ले जाया गया और इसका इलाज शुरू करवाया गया। मगर धीरे धीरे निर्भया की हालात और ख़राब होती गई और 29 दिसंबर 2012 को भारत के टाइम के हिसाब से सुबह 2:15 पर निर्भया ने दम तोड़ दिया। निर्भया की मौत ने लोगों के अंदर और भी गुस्सा भर दिया और फिर लोग इन अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दिलवाने की मांग करने लगे। देश के संसद भवन में भी इस बात पर बहस हुई कि जब भारत की राजधानी दिल्ली की महिला ही सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी राज्यों का क्या हाल होगा। इस बहस का ये फ़ायदा हुआ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया कानून पास हुआ और 5 नए फास्टैग अदालत की शुरुआत हुई ताकि ऐसे अपराध के लिए दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा दी जा सके। दिल्ली पुलिस ने कोई भी देरी न करते हुए भी इस घटना के 18 दिन बाद 3 जनवरी 2013 को इन सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी और फिर साकेत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज शुरू हुआ। और क्योंकि ये मामला फास्टैग कोर्ट में चल रहा था इसलिए इनकी सुनवाई रोज़ रोज़ होने लगी। जब ये मामला कोर्ट में चल रहा था उसी बीच 11 मार्च 2013 को इनमें से एक आरोपी बस का ड्राइवर राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। बाकी के बचे 5 आरोपियों में से 4 की सुनवाई साकेत कोर्ट में चल रही थी और एक की सुनवाई जेजेबी यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रही थी क्योंकि वो नाबालिग था। 31 अगस्त 2013 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मोहम्मद अफरोज़ उर्फ राजू को दोषी माना और उसे 3 साल की सज़ा सुनाई क्योंकि भारतीय कानून के हिसाब से किसी भी नाबालिग को 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा सकती। तो अब उन आरोपियों में से एक की मौत हो गई। एक जो नाबालिग था उसे 3 साल की सज़ा मिली और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। मगर बाकी के बचे 4 आरोपी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन की सुनवाई अब भी कोर्ट में चल रही थी। उन चारों ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। इसके बाद 10 दिसंबर 2013 को चारों आरोपियों को मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को
दोषी करार दिया और किडनैपिंग, गैंग रेप, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप में इन सभी को मौत की सज़ा सुनाई। इसके बाद ये चारों आरोपी इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करते हैं, लेकिन दिल्ली कोर्ट ने भी इनकी अपील को खारिज कर दिया। अब यह देश के सबसे बड़ी अदालत पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में इस सज़ा के खिलाफ याचिका दायर कर दी। इधर इसी बीच जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल की सज़ा के बाद 20 दिसंबर 2015 को मोहम्मद अफरोज़ उर्फ राजू को रिहा कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी हंगामा भी हुआ, मगर इस हंगामे का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद इधर सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों ने 5 मई 2017 को अपने फैसलों में इस घटना को सदमे की सुनवाई कहा और चारों आरोपी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन की फांसी के फैसले को सही ठहराया और इसमें कोई भी बदलाव करने से मना कर दिया। इसके बाद आखिरकार इस घटना के 7 साल 3 महीने और 4 दिन बाद इन चारों आरोपी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 पर तिहाड़ जेल में इन्हें एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। और जब ये चारों आरोपी अपने अंजाम तक पहुंचे तो उस दिन निर्भया की मां ने निर्भया की फ़ोटो को गले से लगाकर कहा कि आज तुम्हें इंसाफ मिला है।